राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे अव्यय, जो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना का 8वां अध्याय है। इससे पहले हम लोग क्रिया पढ़ चुके हैं, तो अव्यय में हम लोग को क्या पढ़ना है ये देख लिया जाए पहले। तो अव्यय में पढ़ना हम लोग को कार्य और भेद अव्यय के, और अव्यय क्रिया विशेषण इसी में आएगा। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है। विषमयादि बोधक अव्यय, निपात पढ़ा जाएगा और उससे कार्य, और अव्यय का पद परिचय सबसे अंत में रहता ही है ये। तो अव्यय क्या होता है? अविकारी होता है। प्रश्न कैसे बनता है? एक ऐसे ही प्रश्न बन जाता है कि इनमें से कौन अविकारी होता है, तो संज्ञा दे देगा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय दे देगा। तो अव्यय अविकारी होता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है लिंग वचन पुरुष के अनुसार, तो इसीलिए इसको अविकारी कहा जाता है। अब देखा जाए अव्यय, कार्य और भेद। तो अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, जो पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार का मतलब परिवर्तन होता है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूँकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है अव्यय, क्योंकि इसका व्यय नहीं होता। जैसे ये शब्द हो गए, ये सब अव्यय हैं। जब हो गया, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आ, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूँकि, अर्थात इत्यादि। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जिसमें लिंग वचन पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। राम के साथ वैसा ही प्रयोग होगा, सीता के साथ वैसा ही प्रयोग होगा, मतलब ये मतलब है इसका कि लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक वचन बहुवचन में भी उसी तरह से प्रयोग होगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। अब देखिए, अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्माद बोधक अव्यय शब्दों का स्थान है। तो ये हम लोग को 4 इसमें पढ़ना है। अब देखिए अव्यय और क्रिया विशेषण, इनको देखा जाए। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के मतानुसार अंग्रेजी के आधार पर सभी अव्ययों को क्रिया विशेषण मान लेना उचित नहीं, क्योंकि कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनसे क्रिया की विशेषता लक्षित नहीं होती। जैसे जब मैं भोजन करता हूँ तब वह पढ़ने जाता है। इस वाक्य में जब और तब अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते, अतः इन्हें क्रिया विशेषण नहीं माना जा सकता। अब निम्नलिखित अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते। अब नीचे जो दिए गए हैं अव्यय, ये क्रिया की विशेषता नहीं बताते हैं। तो कौन कौन से हैं इनको देखा जाए। कालवाचक अव्यय है, तो इनमें समय का बोध होता है। जैसे आज, आज का आने से समय का बोध हो रहा है। कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, अब से, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल और कभी। तो ये सब कालवाचक अव्यय में आएंगे। यहाँ पे उदाहरण दिया है, अब से ऐसी बात नहीं होगी, तो इसमें जो अब दिया है ये कालवाचक अव्यय हो गया। ऐसी बात सदा से होती रही है, तो इसमें सदा जो दिया है ये कालवाचक अव्यय हो गया। अब देखिए, वह कब आया मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे कब है जो दिया है ये कालवाचक अव्यय हो गया। ठीक। अब देखिए स्थानवाचक अव्यय कौन कौन होते हैं, तो इससे स्थान का बोध होता है। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहाँ से, इधर, उधर। उदाहरणार्थ अब यहाँ पे दिया है, तो ये सब स्थानवाचक अव्यय हो गए। यहाँ पे उदाहरण दिया है, वह यहाँ नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। वह कहाँ जाएगा? जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। तो इसमें यहाँ हो गया और वहाँ हो गया, ये सब क्या है? स्थानवाचक अव्यय हो गए। कहाँ हो गया और जहाँ, वहाँ। ठीक, ये सब स्थानवाचक अव्यय हो गए। अब दिशावाचक अव्यय है, तो इसमें कौन कौन है? इससे दिशा का बोध होता है। जैसे इधर, उधर, जिधर, दूर, परे, अलग, दाहिने बाएं, आर पार। तो ये दिशावाचक अव्यय हो गया। अब स्थितिवाचक अव्यय है, नीचे, ऊपर, तले, सामने, बाहर, भीतर इत्यादि। तो ये सब वे थे अव्यय जो क्रिया की विशेषता नहीं बताते हैं। तो ये हम लोग 4 देख लिए। अब देखा जाए अव्यय के भेद, यहाँ से असली शुरू होता है अव्यय। इसमें भी क्रिया विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः अव्यय के 4 भेद हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। स्वामी निगमानंद परमहंस जी के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल
परसों आदि अवयव नहीं हैं, क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब देखिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, इसी में हम लोग को पढ़ना है। विशेषण तो हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, लेकिन क्रिया विशेषण इसमें पढ़ना है हम लोगों को। क्रिया विशेषण मतलब कि क्रिया की विशेषता जो बताया वो क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है, राम धीरे धीरे टहलता है, तो टहलना यहाँ पे क्रिया हो गई और धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। राम वहाँ टहलता है, तो यहाँ पे वहाँ विशेषण हो गया, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। राम अभी टहलता है, तो अभी है, ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ और अभी राम के टहलने यानी कि क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। अविकारी मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो क्रिया विशेषण जब दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण ही रहता है। विशेषण में क्या होता है कि विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कह दिया जाता है, लेकिन क्रिया विशेषण में वैसे नहीं है। जैसे वह बहुत धीरे चलता है, तो यहाँ पे चलने की विशेषता बताई गई है, क्रिया है चलना, धीरे चलता है, तो क्रिया विशेषण हो ही गया। अब यहाँ पे बहुत है, तो ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा, दोनों क्रिया विशेषण होगा, बहुत भी और धीरे भी। अब ये नहीं कि इसको प्रविशेषण कर दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे का की विशेषता बतलाता है। तो ये ध्यान देना है, प्रविशेषण में और क्रिया विशेषण में अंतर ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन हो जाता है। अब क्रिया विशेषण के भेद देखना है हम लोग को। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के किसके अनुसार भेद होते हैं, तो प्रयोग के अनुसार होते हैं, रूप के अनुसार, अर्थ के अनुसार, और ये सब भेद हैं। लेकिन ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 बताया जाएगा। कौन कौन, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीति, स्थान, काल और परिमाण, ये ध्यान देना है। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, प्रयोग, रूप और अर्थ नाम नहीं लेगा। अब देखिए क्रिया विशेषण के ये बाटा है, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार। तो प्रयोग के अनुसार 3 होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के अनुसार मूल, यौगिक और स्थानीय। अब अर्थ के अनुसार रीतिवाचक, परिमाणवाचक। अब इसमें भी परिमाणवाचक में अधिकता बोधक है, न्यूनता बोधक है, पर्याप्तिवाचक है, तुलनावाचक है और श्रेणीवाचक है। तो इसमें रीति परिमाण ये है ना, रीति परिमाण, इसको ध्यान देना है, इसी से ज़्यादा बनता है। अब प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। अब प्रयोग के अनुसार देखा जाए कौन कौन से हैं, ऊपर दिया है, बांटा है उसको, अब उसी को पढ़ना है। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, बेटा जल्दी आओ, अरे सांप कहाँ गया। तो ये क्या है, साधारण क्रिया विशेषण है। अब दूसरा क्या है, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे जब रोहिता रही नहीं तो मैं ही जीकर क्या करूँगी। तो हम लोग उपवाक्य पढ़े होंगे, संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य। ठीक, संज्ञा विशेषण उपवाक्य होता है, सर्वनाम नहीं होता है शायद। तो अब देखिए आगे, जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। तो ये क्या है, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ये संयोजक क्रिया विशेषण है। अब तीसरा क्या है, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग अवधारण यानी निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ होता हो उन्हें अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यह तो किसी ने धोखा ही दिया है, मैंने उसे देखा तक नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अनुबद्ध क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो अब देखिए रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। इसको डायरेक्ट पढ़ लिया जाए, इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, क्योंकि बहुत कम कम दिया है। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं, मूल, यौगिक और स्थानीय रूप के अनुसार होते हैं। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, मूल क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मन से, तो मन यहाँ पे है, उसमें से जुड़ गया है, जिससे, जिसमें से जुड़ गया है। चुपके से, भूल से, देखते हुए, यहाँ तक, झट से, वहाँ पर,
यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनते हैं। तो यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनते हैं यहाँ पे ये दिया है, तो देखा जाए कैसे बनते हैं। संज्ञाओं की द्विरुक्ति से, तो घर संज्ञा है, इसका द्विरुक्ति हो जाएगा, मतलब 2 बार आ जाएगा। घर घर हो गया, घड़ी घड़ी, बीच बीच, हाथों हाथों, हाथों हाथ। तो क्या हो जाएगा, यौगिक क्रिया विशेषण का एक भेद है, लेकिन कैसे बना है, संज्ञा से बना है। ठीक, अब देखिए, 2 भिन्न संज्ञाओं के मेल से, दिन रात, तो दिन एक संज्ञा है, रात एक संज्ञा है। साँझ सवेरे, तो साँझ एक संज्ञा है, सवेरे एक संज्ञा है। घर बाहर, देश विदेश। विशेषणों की द्विरुक्ति से एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ। क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से धीरे धीरे, जहाँ तहाँ, कब कब, कहाँ कहाँ। 2 क्रिया विशेषणों के मेल से जहाँ तहाँ, जहाँ कहीं, जब तब, जब कभी, कल परसों और आसपास। इसमें बहुत भेद दिया है इसका। अब देखिए, इतना अंदर से कभी पूछता नहीं है। 2 भिन्न या समान क्रिया विशेषणों के बीच न लगने से कभी न कभी, कुछ न कुछ। अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से पट-पट, तड़-तड़, सटासट, धड़ाधड़। संज्ञा और विशेषण के योग से एक साथ, एक बार, 2 बार। अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से प्रतिदिन, यथाक्रम, अनजाने, आजन। पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से बनता है, तो विशेषकर हो गया, बहुतकर हो गया, मुख्यकर हो गया, एक एक कर। अब देखिए, ये तो हम लोग का यौगिक वाला हो गया। अब पढ़ना है स्थानीय। ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अपना सिर पढ़ेगा, तो यहाँ पे सिर क्या है, ये स्थानीय क्रिया विशेषण है। अब अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद देखा जाए। अर्थ के अनुसार तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो उसमें भी अधिकता बोधक है। हम लोग पढ़े थे ना कि अर्थ के अनुसार 2 होते हैं, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो उसमें भी परिमाण के कई भेद हैं, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक था, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक। तो अब इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अधिकता बोधक देखना है हम लोग को। बहुत हो गया, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय। न्यूनता बोधक है कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक, प्रायः, जरा, किंचित। पर्याप्तिवाचक है केवल, बस, काफ़ी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु। तुलनावाचक है अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर। अब श्रेणीवाचक है थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम से, बारी बारी से, तिल तिल, एक एक कर और यथाक्रम। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसको देखा जाए। इस क्रिया विशेषण की संख्या गुणवाचक विशेषण की तरह बहुत अधिक है। ऐसे क्रिया विशेषण प्राय निम्नलिखित अर्थों में आते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कितने हैं, इसको भी देख लिया जाए। प्रकार, ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, धीरे, अचानक, स्वयं, स्वतः, परस्पर, यथाशक्ति, प्रत्युत, फटाफट। अब निश्चय है अवश्य, सही, सचमुच, निसंदेह, बेशक, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ, में, वस्तुतः, दरअसल। अनिश्चय है कदाचित, शायद, बहुत कर, यथासंभव। स्वीकार में है हाँ, जी, ठीक, सच। कारण है इसलिए, क्यों, काहे को। निषेध में है न, नहीं, मत। और अवधारण में है तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, सा। अब कुछ समानार्थक क्रिया विशेषणों का अंतर, इसको हम लोग को देखना है। इसमें क्रिया विशेषण में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बहुत उसमें कई भागों में उसको बांट दिया है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अब कुछ समानार्थक क्रिया विशेषणों का अंतर देखा जाए, इसमें क्या क्या अंतर है, अब में, अभी में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि अब में वर्तमान समय का अनिश्चय है और अभी का अर्थ तुरंत से है। जैसे अब आप जा सकते हैं, तो इसमें वर्तमान समय के अनिश्चय के लिए दिया है। अब आप क्या करेंगे, और अभी दिया है, अभी का अर्थ तुरंत से है। जैसे अभी अभी आया हो, अभी 5 बजे हैं। तो इसमें अब में, अभी में अंतर हम लोग देख लिया। अब तब में, फिर में अंतर देखा जाए क्या है। अब तब और फिर अंतर यह है कि तब बीते हुए समय का बोधक है और फिर भविष्य की ओर संकेत करता है। जैसे तब उसने कहा, ये बीते हुए समय को बता रहा है। तब उसने कहा, तब की बात कुछ और थी। और फिर कहेंगे तो ये भविष्य के लिए, फिर आप भी क्या कहेंगे, फिर ऐसा होगा। तब का अर्थ उस समय है और फिर का अर्थ दोबारा है। अब देखिए, अब यहाँ पे केवल और मात्र में अंतर दिया है, इसको देखा जाए। केवल सदा उस शब्द के पहले आता है जिस पर जोर देना होता है।
लेकिन मात्र ही उस शब्द के बाद आता है। अब कहाँ में और कहीं में अंतर क्या है? कहाँ किसी निश्चित स्थान का बोधक है और कहीं किसी अनिश्चित स्थान का परिचायक। कभी कभी कहीं निषेध के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जैसे कहाँ, वह कहाँ गया, निश्चित स्थान का बोध हो रहा है। मैं कहाँ आ गया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब कहीं का अर्थ यहाँ पे प्रयोग हुआ है, देखा जाए इसको भी, वह कहीं भी जा सकता है। अन्य अर्थों में भी कहीं का प्रयोग होता है। तो अन्य अर्थों में भी कहीं का प्रयोग होता है, तो कैसे होता है देखा जाए इसको भी, बहुत अधिक, या पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, मतलब कि बहुत अधिक अच्छी है। कदाचित कहीं बाघ न आ जाए, विरोध, विरोध के अर्थ में होता है। राम की माया कहीं धूप कहीं छाया। अब चौथा है यहाँ पे न, नहीं, मत, इसमें क्या अंतर है? तो इनका प्रयोग निषेध के अर्थ में होता है। न से साधारण निषेध और नहीं से निषेध का निश्चय सूचित होता है। न की अपेक्षा नहीं अधिक जोरदार है। मत का प्रयोग निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है। मत का प्रयोग किसके लिए होता है? निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है। जैसे न का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। इनके विभिन्न प्रयोग इस प्रकार हैं। क्या तुम न आओगे, तुम न करोगे तो वह कर देगा। न तुम सोओगे न वह, जाओ न रुको, रुक क्यों गए। तो ये न किसके लिए प्रयोग हुआ है? साधारण निषेध के लिए हुआ है। अब नहीं किसके लिए हुआ है? निश्चय सूचित करने के लिए हुआ है, लेकिन न से ज़्यादा जोरदार होता है ये। नहीं, तुम नहीं जा सकते, मैं नहीं जाऊंगा, मैं काम नहीं करता, मैंने पत्र नहीं लिखा। अब मत का प्रयोग हो यहाँ पे हुआ है, भीतर मत जाओ, तुम यह काम मत करो, तुम मत गाओ। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मत का प्रयोग किसके लिए होता है? निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है। अब हा, ही और भी देख लिया जाए इसको। बात पर बल देने के लिए इनका प्रयोग होता है। अंतर यह है कि ही का अर्थ एकमात्र और भी का अर्थ अतिरिक्त सूचित करता है। जैसे ही यहाँ पे प्रयोग किया है ही का, यह काम तुम ही कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ही का अर्थ एकमात्र, मतलब तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा। और भी का अर्थ अतिरिक्त सूचित करता है, इस काम को तुम भी कर सकते हो, मतलब तुम भी कर सकते हो, और भी कोई, और भी लोग कर सकते हैं लेकिन तुम भी कर सकते हो। अब केवल मात्र है। केवल अकेला का अर्थ और मात्र संपूर्णता का अर्थ सूचित करता है। जैसे केवल, आज हम केवल दूध पीकर रहेंगे। तो केवल मतलब बस एक ही चीज़ के लिए हो रहा है, यह काम केवल वह कर सकता है। मात्र यहाँ पे प्रयोग हुआ है, संपूर्णता का अर्थ सूचित करता है, मुझे 5 रुपये मात्र मिले। अब भला और अच्छा का अंतर देख लिया जाए। भला अधिकतर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, पर कभी कभी संज्ञा के रूप में भी आता है। जैसे भला का भला फल मिलता है। अच्छा स्वीकृति मूलक अव्यय है। यह कभी अवधारण के लिए और कभी विस्मय बोधक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे अच्छा, कल चला जाऊंगा, अच्छा आप आ गए। अब देखिए प्राय और बहुधा में अंतर देखा जाए। दोनों का अर्थ अधिकतर है, किंतु प्राय से बहुधा की मात्रा अधिक होती है। तो प्राय का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, बच्चे प्राय खिलाड़ी होते हैं। और बहुधा है, बच्चे बहुधा हठी होते हैं। बाद और पीछे में अंतर देखा जाए। बाद काल और पीछे समय का सूचक है। जैसे बाद, यहाँ पे प्रयोग हुआ है बाद का, वह 1 सप्ताह बाद आया। और पीछे का प्रयोग हुआ है, वह पढ़ने में मुझसे पीछे है। तो ये हो गया हम लोगों का क्रिया विशेषण अव्यय और उसके भेद। अब हम लोग को संबंध बोधक पढ़ना है, ये पढ़ा जाएगा कल। अब तो इसमें भेद बहुत ज़्यादा दिया है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होने का चांस है, लेकिन इसमें से अंदर से इतना पूछता नहीं है। बस क्रिया विशेषण में पूछ लेता है कि इसमें कौन क्रिया विशेषण है, और उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अव्यय पूछ लेगा कि इसमें से कौन अव्यय है। इतना अंदर में नहीं जाता है कि कौन सा है, रीति वाला है कि क्या है, परिमाण वाला है। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। अब कल पढ़ा जाएगा ये संबंध बोधक अव्यय। तब जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।